हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूनी लर्नर चैनल पे। और जैसा कि हमारी अकाउंटिंग की सीरीज़ तो मैंने पूरी कर दी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तक, और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक जिसको हम करेंगे वन शॉट में। यह है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट रिवीजन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर क्लास 12th, जो कि सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंटेंट है। इसके अंदर डेफिनेशन, हम पहले पढ़ेंगे एक डेफिनेशन और फिर पढ़ेंगे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, फिर दैन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड दैन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे? मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और प्रोफेशन। और फिर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, क्या क्या काम होते हैं उनके, सब कुछ पढ़ेंगे। फंक्शंस भी पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है स्पेसिफिकली ये एक हैंडी फ्लोर कोट है, तो आपको सेम टू सेम यही लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो। हैंडी फ्योल जो कि 1841 से 1925 से डिफाइंस मैनेजमेंट एज टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कि हम फोरकास्ट करते हैं, मतलब कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं या प्लान करते हैं, या साथ ही साथ हम क्या करते हैं, या फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, और या फिर हम कंट्रोल करते हैं। ये सब हम सीखते हैं किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो आप इन अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट is the process of getting things done with efficiency and effectiveness to achieve the desired goal। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है। देखिए इसके अंदर 3 वर्ड्स है। पहला आया इसके अंदर प्रोसेस, फिर आया एफिशिएंसी, और देन आया इफेक्टिवनेस। तो ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि हमको बताता है कि थिंग्स हमको करनी है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस, किस लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर प्रोसेस में देखते हैं, इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मीनिंग होता है कि एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि प्रोसेस के तौर पर चलता है। मतलब प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग कि किसने अच्छी परफॉर्मेंस करी है उसको हम क्या करेंगे? अप्रेज देंगे, और फिर जिसने बेकार पोजीशन को काम करा है तो उसको हम डिमोशन भी करेंगे। तो ये सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। तो अब फिर बाद हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि डूइंग द टास्क राइटली विद मिनिमम कॉस्ट और विद नो वेस्टेज। मतलब कि अगर हम मिनिमम कॉस्ट के साथ बिना किसी वेस्टेज के अगर हम कोई टास्क करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एफिशिएंट। जैसे कि अगर मैंने सोचा कि मेरा टायर का बिज़नेस है और हमको दिया गया कि हम 2000 टायर्स बनाएंगे, कितने? 1 ईयर में। अब हमने क्या करा कि हमको 2000 टायर तो बनाने थे 1 ईयर में, तो हमने टायर तो बना लिए, लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी लगी उसके अंदर? हमारी लगी 2 करोड़ कॉस्ट। तो 2 करोड़ जो हमारी कॉस्ट लगी, तो ये क्या हो गया हमारा? अब 2000 टायर के 2 करोड़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 2 करोड़ की जगह हम बनाते हैं इसको 1000 में 2000 टायर्स, ये देखिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। अगर हम 1000 रुपये में बना लेते हैं इसको 2000 टायर्स को, तो फिर ये हमारे लिए एफिशिएंट होता, ठीक है। तो ये फ़र्क है। एफिशिएंसी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इफेक्टिवनेस।
इफेक्टिवनेस में क्या देखेंगे कि डूइंग द राइट थिंग्स एंड अचीविंग गोल्स विद इन टाइम लिमिट। तो विद इन टाइम लिमिट हमारे पास 1 ईयर का टाइम था 2000 टायर बनाने के लिए, तो हमने 2000 टायर बना लिए इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये एफिशिएंट हो गया, ये हो गया हमारे लिए इफेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारा सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। साथ ही साथ फिर होता है इसके बाद में प्रिवेसिव, और फिर होता है मल्टी डायमेंशनल और ग्रुप एक्टिविटी। और इसके साथ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और होती हैं, वो होती है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स। तो एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए कि आपको कैसे लिखना है। तो देखते हैं इसके अंदर अचीविंग एट एम्स एट अचीविंग द गोल्स। तो हमको गोल ओरिएंटेड कि हमको गोल्स कौन कौन से सेट कर रखे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है तो आपने एक मैनेजमेंट कर रखा हो कि आपको इस टाइम पे इतना कोर्स कंप्लीट करना है और इस चीज़ का पढ़ाई करनी है, इतने मार्क्स को पहले अटैम्प्ट करना है और फिर बाद में दूसरों को अटैम्प्ट करना है। तो ये आपका एक गोल है। आपका गोल क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, राइट, क्लास 12th में, जिससे कि आपका एडमिशन हो सके अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, ये आपका गोल ओरिएंटेड है, ये आपका गोल है, ठीक। प्रिवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह पे ज़रूरत होती है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो या बिजनेस हो कोई। तो सबके अंदर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर किसी को प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है अपने काम को, स्टाफ चाहिए होता है, फिर डायरेक्ट भी करना होता है और कोऑर्डिनेट करके उसको अच्छे से अपने गोल को अचीव करना होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ एक जगह पे लिमिट नहीं रहता, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी होता है कि वर्क को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को किस तरीके से मैनेज करना है कि वो गोल को अचीव कर सके। अल्टीमेट एम क्या होता है हमारा कि हम गोल को अचीव कर सकें। तो किस तरीके से अपने वर्क को मैनेज करें कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, किस तरीके से पीपल को सही जगह पे हम उनको मैनेज करें, मतलब हर किसी को उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको दी जाए उसकी पोस्ट। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाए कि किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब जैसे मेरे पास टायर का था, कब मेरे को मैन्युफैक्चर करना है, कब मेरे को सेल करना है, कब मेरे को मार्केटिंग करनी है, कब मेरे को उसको एडवर्टीजमेंट करना है। तो ये होते हैं हमारे पास ऑपरेशंस, ये सब मैनेजमेंट का काम है। और ग्रुप एक्टिविटी, अब जो मैनेजमेंट करेंगे इतनी सारी चीज़, तो एक कंपनी को एक इंडिविजुअल तो चलाएगा नहीं कोई, तो उसके साथ साथ टीम एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं, राइट। तो वो होती है हमारी ग्रुप गोल एक्टिविटी। अब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसा होता है कि इसके जो मैनेजमेंट के और फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म होते रहते हैं। अभी जैसे कि बताया था कि प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें थी, फंक्शंस इसके कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे इसके अंदर। अभी बताया था पिछली से पिछली स्लाइड में कि इसके अंदर हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था कंट्रोलिंग। तो पोस्ट POSDC ये इसका कीवर्ड है, पोस्ट DC का कीवर्ड है, जो कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। अब डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन कैसे है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ये चेंज होता रहता है। अब जैसे हमारा कोविड-19 आया था तो बिजनेस को बहुत सारा लॉस हुआ था, तो उन्होंने प्रोटेक्शन करना बंद कर दिया था, उस हिसाब से उन्होंने अपना मैनेजमेंट करा था। ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया था प्राइवेट कंपनीज ने, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना मैनेजमेंट मैनेज किया था। टीचर्स ने ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टेक्निकल उनको साउंड होना पड़ेगा, इसलिए तो मैनेजमेंट को उस हिसाब से मैनेज किया। और इंटेंजिबल फोर्स, मतलब ये फोर्स जो है ये दिखती नहीं है कि क्या है, मतलब मैनेजमेंट कैसा है, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं कैसे, उसके आउटकम्स से, कि वो अच्छा आउटकम आया या बेकार आउटकम आया मैनेजमेंट का।
इसके बाद में आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इसके ब्रॉडली तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अंदर से केस स्टडी बनती है आपकी। तो केस स्टडी कैसे बनती है कि आपको कोई सा भी केस दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछेंगे कि ये कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। जैसे इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, ये 3। सर्वाइवल में क्या होता है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले देखना होगा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको सर्वाइव करना है, वो उस मार्केट में टिके कैसे। प्रॉफिटेबिलिटी, अब जब ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में कब टिकी रहेगी, जब उसके अंदर प्रॉफिट होएगा। और फिर बाद में हम देखेंगे ग्रोथ। अब हमारे पास जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमको चाहिए था 1 करोड़ में हमारा काम चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन हमारे प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 3 करोड़। तो हम सोचेंगे कि और ज़्यादा अपनी ब्रांचेस खोलें अपने ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ करें और अच्छे से अपग्रेड करें अपनी टेक्नोलॉजी को। ये होती है ग्रोथ। ये हो गए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और सेकंड आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी कंपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं करने हैं, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं करना, सिर्फ उसको ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो क्वालिटी के हों और रीज़नेबल रेट पे। ऐसा नहीं हो कि कोई छोटी चीज़ बना रहे, कोई हम बना रहे हैं एक छोटा सा, हम टायर बना रहे हैं, स्कूटर का टायर बना रहे हैं, हमने वो रख दी उसकी कॉस्ट, उसका रेट हमने रख दिया 20,000 का, तो वो रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो वो कभी नहीं बिकने वाला। 20,000 का एक स्कूटर का टायर कौन, बाइक का टायर कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो ये रीज़नेबल नहीं है। तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट तो बनाने हैं, लेकिन रीज़नेबल रेट पे। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमको कंपनी जब हम लगाएंगे तो हमको वहीं के लोकल लोगों की स्किल्स का यूज़ करना चाहिए जो स्किलफुल लोग हैं, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसको मदद मिलेगी। कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्कूल्स एंड क्रेचेज। अब ये स्कूल्स और क्रेचेज किसके लिए बनते हैं? ये बच्चों के लिए बनते हैं। किन के लिए? जो वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। कौन? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास अभी न्यूली मैरिड हो, तो उनके न्यू चाइल्ड हो, तो चाइल्ड को रखने के लिए, अब जैसे कि मदर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चाइल्ड को, जब वो छोटा होता है, तो उसके लिए क्रेचेज खोले जाए। अब वो बड़ा हो तो उसके लिए स्कूल्स होए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे, ऐसे विप्रो के चलते हैं, अजीम प्रेम जी हैं एक फिलंथ्रोपिस्ट जो बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। उसके बाद में एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए मेथड, मतलब ऐसा नहीं हो कि केमिकल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और केमिकल को हम फैक्ट्री के थ्रू हम रिवर्स में डाल लें, तो ये हमारे पास एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा मेथड। हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग गुड सैलरीज एंड पर्क्स टू एम्प्लॉयज़। ये क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्यों चाहिए इसको पूरा करने के लिए? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय को जो है मोटिवेटेड रहेगा वर्ष में काम करने के लिए, जब उसको अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छे पर्क्स मिलेंगे। फुलफिल दिस सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। सोशल और सेफ्टी नीड्स जैसे कि उसको घर देना, उसकी सैलरी अच्छे देना। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जिसको, जैसे हमारी कंपनी है तो अब इसके टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज होती रहती है, डायनामिक टेक्नोलॉजी, तो उसको अच्छी टेक्नोलॉजी स्किलफुल बनाना, एम्प्लॉयज़ को उनको ट्रेनिंग देना सही टाइम पे, तो ये हमारा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में हम देखते हैं रिकनसाइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अपने पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ लगाना, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाना क्योंकि जो कि उनके पर्सनल गोल्स हों वही पूरे हो सकें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी पूरे हो सकें। ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। ये कैसे हेल्प करता है? इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जैसे कि हमने पढ़ा कैसे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं उसके साथ ही इंटीग्रेट कर देते हैं किसको? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, तो इससे हमारे ग्रुप गोल्स अचीव होते हैं। इंक्रीजेस एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। एफिशिएंसी मैंने बताया था कि कम कॉस्ट पे कम कॉस्ट पे क्या करना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिसके अंदर कि हम कम वेस्टेज करें, मतलब वेस्टेज ना हो प्रोडक्ट की, रिसोर्सेज को हम पूरा यूज़ कर सकें। तो बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये होता है हमारा एफिशिएंसी। इसमें इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी है तो एक तरीके से हम देखा जाए तो ये जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसके फीचर्स भी हैं। तो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट देना, गुड एनवायरनमेंट और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ये सब कुछ हमारे मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स बाय प्रोवाइडिंग राइट डायरेक्शंस एंड प्रिपेयर टू फेस डायनेमिक एनवायरनमेंट, जैसे कि बताया कि एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है आजकल, कंपनीज का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, तो वो डायनेमिक है। और बाय कन्विंसिंग एम्प्लॉयज़, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए। अब एज अ आर्ट आ गया इसके अंदर, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो आर्ट क्या होती है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. तो आर्ट एक ऐसे स्किलफुल पर्सन होती है, एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर के हम नॉलेज को अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के पास अचीव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। किसके थ्रू? स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू अपने। तो देखते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं है। तो देखिए मैनेजमेंट, सबसे पहले इसके अंदर आया कि मैनेजमेंट कैसा है, इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होता रहेगा। जैसे अगर हम आज किसी स्कूल का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी हम वैसे मैनेज करें, एक्सपीरियंस के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो यस, ये मैनेजमेंट का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, अब थियोरेटिकल नॉलेज क्या है मैनेजमेंट की? जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ये आपको स्लाइड्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए ये एग्जिस्टेंस नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है। जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। पर्सनलिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब मैनेजमेंट जो है, मतलब हर किसी का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैनेजमेंट हम स्कूल में कर रहे हों वही मैनेजमेंट हम हॉस्पिटल में भी करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक हर किसी चीज़ के लिए, हर किसी इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट, की प्रैक्टिस के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, क्रिएटिविटी इसके अंदर डेवलप होती रहती है। तो मैनेजमेंट जो है हम बोल सकते हैं कि एक फुली आर्ट तो है, फुल फ्लेज आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर चारों फीचर्स मौजूद होते हैं आर्ट के। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है? पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। तो साइंस जो है हमारा सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है जिसके अंदर कि हम नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल ट्रूथ जो हमारे सच्चाई के द्वारा और ऑपरेशंस के द्वारा जनरल लॉज को हम प्रूव करते हैं। इसके अंदर साइंस का मतलब बेसिकली ये होता है। तो सिस्टमेटिक, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस। तो क्या मैनेजमेंट हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है? और फिर इसके बाद में देखते हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, कुछ सिद्धांतों पे बना है मैनेजमेंट। तो क्या वो सिद्धांत हर जगह एप्लीकेबल होते हैं? यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि ये सब सारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं साइंस के। जैसे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स मतलब लॉज भी लगा सकते हैं। तो लॉज हम देखेंगे साइंस के, जैसे आइंस्टाइन का लॉज है कि एवरी रिएक्शन देयर इज़ अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये सब जगह फॉलो होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होता है, ऐसे पूरे यूनिवर्स में।
लेकिन क्या मैनेजमेंट भी ऐसे फॉलो होता है? नहीं, मैनेजमेंट ऐसे फॉलो नहीं होता। मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट का हम प्रिंसिपल एक हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ स्कूल में भी यूज़ करें। तो मैनेजमेंट जो है एक फुल फ्लेज साइंस तो नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन द फीचर्स वी कैन से डैट मैनेजमेंट हैज़ ओनली सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मतलब कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की, जैसे सिस्टमैटिक बॉडी तो है, सही बात है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, सिस्टमैटिक के प्रोसेस तो है नॉलेज का। लेकिन ये प्रिंसिपल्स भी कुछ बेस्ड है, प्रिंसिपल भी हैं। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे फ्योल्स के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल्स तो होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली हर जगह नहीं होते हैं, जो कि हमारे साइंस में होते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कंप्लीट साइंस बट एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर नहीं है। तो आप इसका आंसर इन सब प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, मतलब इन सब फीचर्स का यूज़ करके दे सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस नहीं है और इनएग्जैक्ट साइंस है। अब देखेंगे इसके अंदर कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन जो है हमारा, ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन founded upon specialized educational training, the purpose of which is to render services to others for a direct and definite compensation. प्रोफेशन क्या होता है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर कि हम एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन में हम ट्रेंड होते हैं, हम वो चीज़ काम करते हैं, अपने प्रोफेशन, अपने सर्विसेज देते हैं डायरेक्ट और डेफिनेट कंपोजिशन के लिए। मतलब क्या है कहने का, जैसे एक प्रोफेशन हम देख लेते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर एक प्रोफेशन है। मान लीजिए कि डॉक्टर में बहुत सारे तरीके के डॉक्टर होते हैं, कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, तो हड्डियों का डॉक्टर है तो वो प्रोफेशन है उसका एक डॉक्टर। टीचर एक प्रोफेशन है। तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसे एक प्रोफेशन है? तो देखते हैं इसके अंदर कि पहले तो हम फीचर्स देखते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या, प्रोफेशन के फीचर क्या क्या होते हैं। एक तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो सही बात है, होती है। सर्विस मोटिव होता है और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव होता है कैसे? जब हमने देखा इसके अंदर कि सोसाइटी के लिए सर्विस मोटिव, तो फिर वो होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या ये दोनों फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट में? ये फर्स्ट तो होता है, प्रोफेशनल तो होता है एसोसिएशन, हर जगह प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है मैनेजमेंट में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्रोफेशनलिज्म चाहिए होगा। अब क्योंकि अब जब हम अपने घर पर मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों का, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमको उसके लिए प्रोफेशन, मतलब किसी चीज़ में प्रोफेशन होना चाहिए, हमको उसकी स्किलफुल नॉलेज होनी चाहिए। हमने कोई अपने घर को सजाया, वहाँ की टेबल को सजाया, वहाँ की बुक्स को रखा ढंग से सही जगह पे और अपना बिस्तर लगाया, तो वो भी तो हमने मैनेज करके रखी ना चीज़ें। तो वो मैनेजमेंट तो है, लेकिन क्या वो एक प्रोफेशन है? नहीं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अब कुछ जगहों पे तो हो रहा है धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट इन कंपनीज में जब होता है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि चीज़ें किस तरीके से करनी है, क्या नहीं करनी है, और ये करेंगे तो क्या चीज़ होगी, और ये नहीं करेंगे तो कितना रुपये फ़ाइन होगा, कितना फ़ाइन होगा, क्या पनिशमेंट होगी। ये सब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है हमारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, meet the exact criteria of a profession. However, it does have some of the features of a profession and gaining access to others features. Therefore, it is a developing profession. अभी जो है सारे के सारे फीचर्स तो नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन ये सारे फीचर्स धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ डेवलपिंग प्रोफेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज आर टॉप लेवल, सेकंड इज आर मिडिल लेवल एंड थर्ड इज आर लोअर लेवल। तो लोअर लेवल को हम और भी नाम से जान सकते हैं, जो कि होता है सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इन तीनों नाम से हम देख सकते हैं लोअर लेवल को। तो पहले हम देखेंगे इसके अंदर टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है हमारे पास, टॉप लेवल में कौन कौन लोग होते हैं इसके अंदर, सीईओ होते हैं, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर एमडी होते हैं, जीएम होते हैं और वीपी होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सेट करते हैं और ऐसी प्रिपरेशन कर, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल को अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को, कि जिससे देख सके कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम चल रहा है, सही से चल रहा है, इफेक्टिवली चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। बजट को देखते हैं कि कितने बजट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब काम सिर्फ देख रेखने के, मतलब ऊंचे लेवल के, जितने आराम से बैठ कर उनको बस खाली साइन करना होता है, बजट पास करना होता है, देखना होता है सब चीज़ें। तो ये जो मतलब ज़्यादा लग्जीरियस जो काम होता है वो होता है टॉप लेवल का। उसके बाद में हम आते हैं मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे हम देखते हैं कि डेजिग्नेशंस और फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं। कंप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड्स। ये इसके अंदर डिपार्टमेंटल का जो भी कोई हेड होता है या फिर सब डिपार्टमेंट का हेड, डिविजनल हेड्स जो भी कोई होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, अब जो प्लान ये टॉप लेवल बनाएगा वो मिडिल लेवल हमारा एग्जीक्यूट करेगा। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, जो मतलब स्क्रीनिंग करना होता है, वो सब काम कौन करता है, हमारा मिडिल लेवल का काम करते हैं। और फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। और एंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कौन, मिडिल लेवल वाले। उसके बाद में हम आते हैं लोअर लेवल। अब लोअर लेवल क्या करेगा, जो भी ये काम कर रहे होंगे लोग उन सबको देखेंगे, कौन, लोअर लेवल वाले, कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से उनको फंक्शंस बताएंगे, उनके डेजिग्नेशंस देंगे, उनके फंक्शंस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है। सुपरवाइज़र होता है इसके अंदर, इंस्पेक्टर होते हैं इसके अंदर, और फोरमैन होते हैं। फॉरवर्डिंग सजेशंस एंड फीडबैक्स टू टॉप लेवल, मेंटेन मोरल एंड सेफ्टी ऑफ डिसिप्लिन। अब जो भी कुछ फीडबैक मिलता है वो जाके ये किसको देते हैं, डायरेक्टली टॉप लेवल को नहीं देंगे, पहले देंगे मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल के थ्रू ये पहुंचेगा टॉप लेवल पे कि कंपनी में कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब आते हैं अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि प्लानिंग मैनेजमेंट के फंक्शन होता है कौन कौन से। बेसिकली अभी तो हम 5 पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन, जो है पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग और फिर डायरेक्टिंग, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर प्लानिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए पहले हमें प्लानिंग चाहिए होता है। प्लानिंग होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमको कैसे करना है और क्या चीज़ करना है। मतलब जैसे हमको टायर मैन्युफैक्चर करना है तो हमको टायर का रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आना है, उसको फिर कब किस फैक्ट्री में डालना है, किस मशीन का यूज़ करके उसको मैन्युफैक्चर करना है। इन सब चीज़ों का काम क्या होता है, ये होता है हमारा प्लानिंग। और कितना उसको काम करना है, मतलब कितना हमको टायर बनाने हैं, इन सब का हम प्लान बना लेते हैं, बजट बना लेते हैं। जैसे कि हमको इतने, अगर हमको 2000 टायर बनाना है तो हमारे पैसे कितने लगेंगे उसके अंदर, उसका रॉ मटेरियल लाने में। तो
ये सब हम किसके अंदर करते हैं, प्लानिंग के अंदर करते हैं। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अब जो भी ड्यूटीज़ या फिर टास्क की ग्रुपिंग होगी, या इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज़ किसको क्या काम देना है, और रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड करेंगे उस स्पेसिफिक प्लान को, मतलब प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये होता है हमारा, फिर प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास स्टाफिंग। अब हमने देखा कि हमको कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है, तो कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है उसके फिर हम कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब कोई हमको मशीन के ऑपरेटर के लिए चीज़ चाहिए एम्प्लॉय, तो हम उसको मशीन के ऑपरेटर में लगाएंगे, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे और फिर प्लानिंग। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इट बिगिंस विद वर्क फोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। तो जितने भी ये काम होते हैं, ये सारे के सारे कौन करता है, स्टाफिंग करती है। स्टाफिंग के अंडर आता है ये फंक्शन। फिर बाद में हम देखते हैं डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं एंड लीड करते हैं पीपल को, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। किसके लिए, किस लिए हम ये सब काम करेंगे, उनको मोटिवेट किस लिए करेंगे, किस लिए हम उनको काउंसलिंग करेंगे, किस लिए देखेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो इसलिए जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग, फिर हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे कि सही में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कंप्लीट भी हो रहे हैं या फिर नहीं अचीव कर पा रहे हैं। रिसोर्स को देखेंगे हम कि वो इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं या फिर एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फिर अपने चीज़ों को। ये सब मैनेजमेंट का होता है। तो स्टाफिंग के बाद हमने करा था डायरेक्टिंग और फिर हमने करा कंट्रोलिंग। अब फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर से स्टार्ट होता है प्लानिंग। तो ये एक प्रोसेस होता है फंक्शंस का, मैनेजमेंट का, यही चलते रहता है। आगे देखते हैं। आगे था हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिर देखेंगे उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और फिर कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बिना मैनेजमेंट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन के बिना। कैसे एक एसेंस है। ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन कवर हो रखा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं आपको, पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल एकदम क्लिक हो जाए और आप एकदम अच्छे से स्कोर कर पाए अच्छा। तो कोऑर्डिनेशन से पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इट रिफर्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन among various activities and departments of an organization. It is the essence of management as it is required in all functions, all managerial functions. देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा एक्शन होता है जो कि हमको हर जगह पर ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि अगर कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं, जैसे टीम वर्क जब हम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कंपनी का गोल तो रखा है कि हमको 2000 टायर्स बनाने हैं, तो सबके सब वहाँ पे काम कर रहे हैं उस वे के अंदर, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बीच में ही रुक जाए या कोई बीच में ही हार मान ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमको वो सब चीज़ें देख के चलनी चाहिए। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट का जो एसेंस है वो एक कोऑर्डिनेशन है। हर कहीं पे ज़रूरत होती है इसकी, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप गोल्स, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सबके सब एक जैसा एक्शन लेते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं, मतलब इसके अंदर प्लानिंग चलता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग चलता है, फिर
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग चलता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ये भी एक फीचर है कि कैसे किस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम सेट करते हैं। डेलिब्रेट फंक्शन और प्रिवेसिव फंक्शन, मतलब कि हर लेवल पे हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है इसकी कोऑर्डिनेशन की, जैसे मैनेजमेंट की होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यही जो फीचर्स है इनमें से निकल के आ गए इम्पोर्टेंस भी कुछ कुछ। तो इरेजेस इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों, क्योंकि जब हमको पता होगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है हमको क्या काम करना है, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाता है। जैसे अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है डिपार्टमेंट तो मैं मैन्युफैक्चर करूँगा, अगर किसी का सेल्स का है तो वो सेल्स करेगा, किसी का परचेजिंग का है तो वो परचेज करेगा, किसी का काउंसलिंग का है डिपार्टमेंट तो वो काउंसलिंग करेगा। तो इसके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, क्योंकि हम सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अलग अलग हम बांट देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रमोट्स हार्मोनियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ मोरल अमंगस्ट एम्प्लॉयज़। क्यों, अब हाई मोरल कैसे होगा, हाई मोरल ऐसे होगा क्योंकि जब कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो कन्फ्लिक्ट्स के बाद क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट्स जब नहीं होंगे तो अच्छे से सबका हाई मोरल रहेगा, सब आपस में खुशी खुशी रहेंगे और खुशी खुशी काम करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं फिर कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली इसके अंदर, तो इन सबको हम मिलजुल के हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके बिना हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन के बिना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग में भी होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। प्लानिंग में कैसे ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं और डिपार्टमेंटल प्लान बनाते हैं तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे होती है, जब हम डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उनकी अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को हम जब मैनेज करते हैं तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जब हम जॉब रिक्वायरमेंट और क्वालिटी ऑफ पर्सनल और एम्प्लॉयज़, इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टिंग में भी सुपरविज़न और मोटिवेशन में, सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है किसकी, मैनेजमेंट की, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना हम मैनेजमेंट को सोच भी नहीं सकते। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सबने एंजॉय करा होगा। वन शॉट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर क्लास 12th CBSE बोर्ड्स एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फ्री टू मेक योर सेल्फ वर्थी। अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा अपने फीडबैक। थैंक यू।